सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले किए। एक फैसला उनका संबंधित है जो 8वां वेतन आयोग है उसके गठन से संबंधित, और दूसरा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, अंतरिक्ष केंद्र है, वहां पर तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना के बारे में। और इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात विश्लेषक अशोक टंडन जी। अशोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले टंडन जी, जब हम दोनों विषयों पर चर्चा करें, आइए सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस बारे में क्या कहा। 2016 में 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशन कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। टंडन जी, जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फैसला किया 8वें वेतन आयोग के गठन का, इससे पहले 7वां वेतन आयोग गठित किया गया था और उसकी रिपोर्ट पर अमल किया गया, जिसके हिसाब से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते मिलते हैं। अब ये 8वां वेतन आयोग की जरूरत इस समय टंडन जी क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना आवश्यक है कि जो 8वां वेतन आयोग जिसके गठन की आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, ये साल 2026 में पहला जो 7वां आयोग है उसकी टर्म समाप्त हो जाएगी और ये जनवरी 2026 से ये 8वां जो वेतन आयोग है इसकी सिफारिशें लागू होंगी। तो ये जानना इसलिए भी जरूरी था। 7वें आयोग का जो गठन हुआ था वो 28 फरवरी 2014 को हुआ था और इसने अपनी सिफारिशें उसके लगभग 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में दी थी। और केंद्र सरकार ने जब 1 जनवरी 2016 से 7वें आयोग की सिफारिशें लागू की थी, जो अभी तक लागू हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि 2026 में जब ये वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो कर्मचारी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि 49 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं और 65 लाख के करीब करीब पेंशनर्स भी हैं, तो उन दोनों कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनको इसका लाभ होने वाला है। अब एक इच्छा ये भी जागती है कि भाई कर्मचारियों को इससे लाभ क्या होगा, चाहे वो 2026 जनवरी से ही लागू क्यों ना हो। तो ऐसी मान्यता है कि 2026 तक जब हम पहुंचेंगे तो जो डीए है, जो वेतन जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहते हैं, वो 70% तक पहुंच चुका होगा जी। और जब ये शर्तें लागू होंगी 1 जनवरी को, तो जो भी केंद्रीय कर्मचारी की कम से कम जो वेतन होगा वो जो वर्तमान में 18,000 है बेसिक है, वो बढ़कर 41,000 हो जाएगा कम से कम। इतना तो आवश्यक होगा ही। और इसी तरह के जो लाभ हैं, बेनिफिट हैं, वो रिटायर हुए यानी पेंशनर्स को भी मिलेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जैसा हम अभी बात कर रहे थे, तो इसमें जो वेतन आयोग नॉर्मली क्या करता है कि ये जो पे स्ट्रक्चर होता है उसको बदलता है, फिर जो फिटमेंट फैक्टर होता है उसको भी ये करता है, और इस तरह से इसका जो मल्टीप्लायर यूज होता है वो आगे बढ़ने में जो कर्मचारी हैं उनकी जो सेवाएं हैं उनको और प्रोत्साहित करता है। फिटमेंट फैक्टर भी ऐसा माना जा रहा है कि 2.28 पर जाकर फिट होगा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 34% बढ़ोतरी हर सरकारी कर्मचारी के वेतन में होगी, तो जो एक बहुत बड़ी बात। टंडन जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि लगभग 34% बढ़ोतरी हर एक कर्मचारी की वेतन में होगी, लेकिन क्या इसमें जो डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, उसको आप शामिल करके बात कर रहे हैं? क्योंकि वेतन आयोग का गठन भले ही 10 साल के बाद हो, नए वेतन जो भी वेतनमान है वो 10 साल के बाद लागू हो, लेकिन महंगाई भत्ता तो लगातार बढ़ता है। तो उस तरह से हम देखें कि हर कर्मचारी की सैलरी तो लगातार ही बढ़ती रहती है। तो जब 8वां वेतन आयोग अपना पूरा स्ट्रक्चरिंग करेगा तो उसमें क्या जो नए स्केल होंगे उसमें महंगाई भत्ते को समाहित कर लिया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए पहली बार जब नए वेतन मान आएंगे तो जो वर्तमान में डीए है वो तो उसमें मर्ज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी का बेसिक आज 18,000 है और उसका जो डीए है उसको मिला दिया जाएगा तो वो उस समय का उसका बेसिक सैलरी बनेगी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि डीए बंद हो जाएगा। डीए फिर लगातार बढ़ता रहता है। जैसे 7वें वेतन आयोग के बाद भी डीए बढ़ते बढ़ते 53% हो गया, तो ये 53% जो डीए है ये बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर नए सिरे से डीए जो है वो लागू होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो चीजें वेतन आयोग ध्यान में रखता है वो है कि उस समय देश में इन्फ्लेशन कितनी है, यानी मुद्रास्फीति कितनी है, और ये चीजें उनकी सिफारिशों पर उसका असर होगा। क्योंकि हम बात करें कि वेतन आयोग बहुत अच्छे वेतनमान देगा, लेकिन तब तक महंगाई भी बढ़ चुकी होगी तो उसको भी वो ध्यान में रखेगा। और आपने कहा कि जो उस समय की एसेंशियल कमोडिटीज के रेट हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें उस समय कितनी हैं, उन सबको ध्यान रखने के बाद फिर से नए सिरे से डीए को भी उस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जी, एक बात मैं टंडन जी आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन है और ये उन पर ही लागू होगा, लेकिन क्या ये राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं उन पर भी किसी तरह के उनके वेतनमान और उनकी जो वर्किंग कंडीशन उन पर भी कोई असर डालता है? जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनको आमतौर पर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, वो तो कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करती हैं, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या केंद्र के वेतन आयोग को माने या फिर वो राज्यों में अपने अलग से वेतन आयोग गठित करें। बहुत सारे राज्य तो केंद्र के ही वेतनमानों को मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र ने ये जो एक प्रयास किया है, इनिशिएटिव लिया है, ये सराहनीय है और केंद्रीय कर्मचारी तो इसका स्वागत करेंगे, चाहे वो लागू कब होगा। लेकिन एक आशा बंधी रहती है कि कब नया वेतन आयोग आए, कब हमारी थोड़ी वेतनमान बढ़े, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वेतन आयोग गठित किया जाता है। और इसी तरह से महंगाई भत्ता भी उसी तरह से सरकार उसके बारे में जानकारी देती रहती है। जी, इससे जुड़ी हुई बात और मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी ये नए वेतनमान आएंगे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जिस तरह का वेतन मिलेगा, क्या इसका किसी तरह का असर हमें जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उनके कर्मचारियों के वेतन पर भी दिखाई देगा? ये तो देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। अब उनके वेतनमान बढ़ाना ना बढ़ाना उनके ऊपर निर्भर करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत से लोगों का शोषण होता है, उनको महंगाई के अनुसार न तो उनकी तनख्वाह बढ़ती है, न उनको भत्ता मिलता है, कई स्थानों पर तो उनको पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी वंचित रखा जाता है। तो ये एक विषय है जिस पर सरकार का ध्यान हमेशा रहता है कि केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ ना हो, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जो प्राइवेट सेक्टर है और खास तौर से जो फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर हैं, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके भी लाभ के लिए कोई न कोई योजना बनाई जाए। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है और सरकार समय समय पर इसके बारे में करती भी रहती है। जी, दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है मंत्रिमंडल का, उसके बारे में बात करते हैं। मंत्रिमंडल ने आज जो तीसरा लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर पर, उसको बनाने की मंजूरी दे दी। इसका क्या अर्थ है ये हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा। करीब अब तक 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ स्पेस सेक्टर में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। तो टंडन जी, सतीश धवन स्पेस सेंटर को किस तरह का लाभ मिलेगा और किस तरह से हम अंतरिक्ष में एक नई पहल, नई छलांग की ओर बढ़ेंगे मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद? कैबिनेट ने जो आज आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में, जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उसमें पहले से ही 2 लॉन्च पैड काम कर रहे हैं, जिन पर न केवल हमारे ही रॉकेट छोड़े जाते हैं बल्कि कई विदेशी भी हमारे उन लॉन्च पैड को किराए पर लेकर अपने अपने स्पेसक्राफ्ट छोड़ते हैं। तो अभी उसमें एक तीसरे लॉन्च पैड को बनाने की मंजूरी जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है, और ये इसलिए भी जरूरी हो गया था कि भाई आगे चलकर भविष्य में जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है
उसमें जो और हमको आगे बढ़ना है, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमको एक तीसरा लॉन्च पैड भी चाहिए और उस लॉन्च पैड की मंजूरी आज दी गई है और 3,985 करोड़ की लागत से ये तीसरा लॉन्च पैड जो है ये बनाया जाएगा और ये जो स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 2 लॉन्च पैड को अगर देखें तो इसकी क्षमता उन दोनों से कहीं अधिक होगी। तकनीक की दृष्टि से भी देखें क्योंकि दोनों ही काफी पुराने हैं, पहला वाला तो आज से 30 साल पहले बनाया गया था, तो ये जो तीसरा वाला लॉन्च पैड होगा इससे हम पुराने दोनों लॉन्च पैड के मुकाबले और किस तरह के जो भी हमारी व्हीकल्स हैं उनका प्रक्षेपण कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पिछले 20 साल से हमारे यहाँ जितने भी रॉकेट या जो भी कहें हमारे सैटेलाइट भेजे गए वो 1 और 2 इन 2 लॉन्च पैड से होते थे, लेकिन अभी हम और हमारी सरकार जो है वो ये कह रही है कि हमको तो अभी चंद्रयान 3 भी भेजना है और वो भी हम आगे चलकर जिसमें मानव सहित, अभी तक हम मानव रहित ही भेजते रहे हैं, अब जब हम अपने मानव सहित लोगों को भेजेंगे और विशेष तौर से 2035 तक हम अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी हमको स्थापित करना है और इसी तरह से चंद्रयान में हम जो मानव सहित जो चंद्रयान जाएगा 2040 तक, उसके लिए भी एक तरह के स्पेशल लॉन्च पैड की आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए आज से 25-30 साल 40 साल आगे जो हमारा अंतरिक्ष का कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए ये तीसरे लॉन्च पैड की आवश्यकता महसूस की गई थी और उसी की मंजूरी जो है आज जो है सरकार ने दी है। और अब इससे जो और देश भी हमारे लॉन्च पैड को किराए पर लेते हैं उनको भी सुविधा होगी और दुनिया में जहाँ जहाँ स्पेस का कार्यक्रम बढ़ रहा है उसमें भारत अग्रणी है। तो हमें अगर अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में दुनिया की इस दौड़ में प्रथम पंक्ति में बने रहना है तो हमको भी उस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए लगभग 4,000 करोड़ रुपया लगाकर जो लॉन्च पैड होगा हम समझते हैं वो स्टेट ऑफ क्राफ्ट होगा और उसमें दुनिया की भी नजरें होंगी कि भाई अगर हमको अपना कोई लूनर व्हीकल या कोई और व्हीकल लॉन्च करना है तो भारत का जो स्पेस स्टेशन है उसको किराए पर हम लेंगे, तो इससे हम तकनीकी तौर पर भी आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में इस क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं उनकी भी एक मान्यता बनेगी। अंतिम सवाल मैं टंडन जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन अभी जिस जगह पे हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम खड़ा हुआ है उसमें अभी और किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं, किस तरह के परिवर्तनों की जरूरत है? जैसे तीसरा ये लॉन्च पैड बनाया गया, इस तरह से और कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो हमको पाने की जरूरत है एक नेक्स्ट लेवल में स्पेस में जाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो तीसरा लॉन्च पैड है ये लगभग 4 साल में तैयार होगा। तो हम देखेंगे कि 4 साल बाद दुनिया कहाँ खड़ी है अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में। जैसे हम 2 प्रोग्राम हम अनाउंस कर चुके हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है हमको 2035 तक और उस तरह से हमको एक मानव सहित जो चंद्रयान बनाना है। तो इन सब को देखते हुए हमारा बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोग्राम है और सरकार का ध्यान लगातार रहता है। देखिए, हम वैज्ञानिकों को अगर सरकार प्रोत्साहित नहीं करेगी, उसके लिए बजट नहीं देगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं देगी, तो वैज्ञानिकों का भी मनोबल नहीं बढ़ता है। तो वैज्ञानिक अगर सफलता प्राप्त करते हैं तो उसमें सरकार का जो योगदान है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, उनको बजट देने का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लेने का और अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते रहने का, ये एक लगातार जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से, उसी के कारण ही हमारा जो अंतरिक्ष इस समय कार्यक्रम है वो सफलता की नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। जी, बिल्कुल ठीक कहा टंडन जी आपने। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। मंत्रिमंडल के दोनों ही फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि अभी हमने इन पर चर्चा की और टंडन जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को इन मंत्रिमंडल के दोनों फैसलों का जो निहितार्थ था वो समझने में मदद की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में